So today in this video, we are going to learn everything about balance sheet. How to read balance sheet like a pro. अगर आपको बैलेंस शीट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको बैलेंस शीट का भी नहीं आता है, तो भी मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बैलेंस शीट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में जो डेटा होता है उसको कैसे देखा, पढ़ा और समझा जाता है, ये सब कुछ आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर टर्न ऑन करें ताकि इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। साथ ही साथ में आप हमें व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, एज ऑलवेज वी विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बैलेंस शीट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम समझेंगे अपनी लैंग्वेज में। यहाँ पर मैंने लिखा है बैलेंस शीट किसी कंपनी का एक वित्तीय चिट्ठा है जो उस कंपनी की असल वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। अब अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँ तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें उस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलता है। यानी वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके पास में कितनी संपत्ति है, ये सब कुछ उस बैलेंस शीट में आपको पता चल जाता है। तो ये तो है बैलेंस शीट और बैलेंस शीट की परिभाषा। अब इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाऊं तो यहाँ पर मैं एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपको दे सकता हूँ। लेट्स सपोज के आप दोस्त मार्केट में कहीं घूम रहे हैं और घूमते घूमते आप ऐसी किसी बिल्डिंग के सामने पहुँचे और आपने बिल्डिंग देखी, आपने देख करके कुछ अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। आपने अपने मन में सोचना शुरू कर दिया कि ये जो बिल्डिंग है, इसका जो भी मालिक है, ये कंपनी जिसकी भी है, उसके पास में कितना पैसा होगा, कितना धन दौलत होगा, कितना कैश बैलेंस होगा, कितना बैंक बैलेंस होगा, या कितनी उसके पास में संपत्तियाँ होगी, ज़मीन जायदाद होगी। ये सब आपने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया केवल इस कंपनी की बिल्डिंग को देख करके या इसके भव्य शोरूम को देख करके। ठीक है, अब यहाँ पर केवल आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन असल में आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वहीं अगर आपको इसी कंपनी की बैलेंस शीट दिखा दी जाए तब आपको असल में पता चल जाएगा कि जो बिल्डिंग आपने देखी उसके मालिक के पास में कितनी संपत्तियां हैं, कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी जमीन जायदाद है, ये सब कुछ आपको बैलेंस शीट में पता चल जाएगा। तो ओवरऑल जहां पर आपने केवल इस शोरूम को देख करके केवल अंदाज़ा लगाया कि इसके पास में कितनी संपत्तियां होगी, वहीं अगर आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट दिखा दी जाए तो आपको एक्चुअल इस कंपनी की कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। यानी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितनी इसके पास में धन दौलत है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये है बैलेंस शीट की परिभाषा, और ये एक एग्जाम्पल सिंपल सा जो आपको मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम बैलेंस शीट के अंदर जो डेटा होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो बैलेंस शीट का डेटा होता है उसको किस तरीके से देखें, किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से समझें, और बैलेंस शीट को देख करके किसी की कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का कैसे पता चलता है। उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पूरा एक डेटा तैयार किया, इस पीपीटी के जरिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ बैलेंस शीट, सबसे पहले बैलेंस शीट आपसे क्या कहती है? बैलेंस शीट आपसे ये कहती है कि आप किसी भी कंपनी की वन साइड को मत देखिए। वन साइड का मतलब क्या हुआ कि आपने इस शोरूम को देखा और आपने इसकी केवल एक ही साइड देखी कि इस शोरूम के हिसाब से इसके पास में कितना पैसा होगा, कितना धन दौलत होगा, जबकि इस शोरूम वाले के पास में लोन भी हो सकता है कि इसने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए कहीं से लोन लिया हो, या फिर ये माल खरीदता है, जो भी कंपनी इससे पैसा मांगती हो। तो बैलेंस शीट आपको हमेशा ये कहती है कि आप किसी भी कंपनी की एक साइड को मत देखिए, उसकी दोनों साइड को देखिए। तो बैलेंस शीट में दो साइड होती है। पहली साइड होती है असेट्स की, जो कि हमने अंदाजा लगाया कि इसके पास में कितनी संपत्तियां, धन दौलत होगी, वो सब आपको इस साइड पे दिखाई देता है। वहीं आपको बैलेंस शीट ये भी कहती है कि आप उस कंपनी की लायबिलिटी को भी देखिए, यानी उससे मांगने वाले लोग भी होंगे। तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटी का मतलब होता है मांगने वाले, और बैलेंस शीट में हमें दोनों को ही देखना पड़ता है, दोनों साइड देखनी पड़ती है। फर्स्ट हम बात करेंगे एसेट्स की, यानी संपत्ति की। अब उस फोटो को देख करके आपने केवल अंदाजा लगाया, एक्चुअल अमाउंट आपको नहीं पता, लेकिन बैलेंस शीट को देखोगे तो आपको एक्चुअल अमाउंट भी पता चल जाएगा कि इसके पास में कौन कौन सी कितनी कितनी संपत्तियां हैं। संपत्तियां तीन प्रकार की होती है। पहला फिक्स्ड एसेट्स, जिसे कहते हैं स्थायी संपत्तियां, यानी शोरूम को बिल्ड करने में, बिल्डिंग को बनाने में जो भी संपत्तियां लगी, जैसे आपने फर्नीचर लगाया, आपने कांच लगाए, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लगाए, आपने एसी लगाई,
आपने उसमें मान लीजिए फर्नीचर्स लगाए, तो ये जो भी संपत्तियां हैं इन सबको स्थायी संपत्तियां कहते हैं। और ये जो संपत्तियां होती है ये कंपनी की अपनी खुद की संपत्ति होती है। यानी अगर मान लीजिए शोरूम में एसी लगा कर रखी और एसी को अगर बेच करके कुछ पैसे आते हैं तो वो उस कंपनी के खुद के पैसे होते हैं, तो ये तो हो गई उसकी संपत्ति। ठीक है, तो संपत्ति में फॉर एग्जांपल फर्नीचर आ सकता है, एयर कंडीशनर आ सकता है, कंप्यूटर्स आ सकता है। यहाँ पर मैंने केवल आपको 3 एग्जांपल दिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्थायी संपत्तियां होती है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि एक शोरूम जो चल रहा है उसका जो भी व्यापारी है उसने व्यापार करते करते ये सोचा कि मैं कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर कर देता हूँ ताकि उससे मुझे एडिशनल बेनिफिट फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसने व्यापार के चलते चलते कुछ पैसा शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। तो जहाँ पर भी ये पैसा उसने इन्वेस्ट किया ये उसको अपना खुद का पैसा है, उसकी खुद की संपत्ति है। ठीक है, फिर इसी तरह तीसरी जो संपत्ति होती है वो होती है करंट एसेट्स, यानी चालू संपत्तियाँ। करंट एसेट्स का मतलब हो गया अगर कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है तो उसके पास में कुछ कैश बैलेंस पड़ा होगा, कुछ उसके बैंक बैलेंस पड़ा होगा, कुछ उसके देनदार होंगे और जो स्टॉक है उसकी वैल्यू। ये तीनों ही चीज़ें, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो करंट एसेट्स में भी आती हैं। अब मान लीजिए इसके पास में जो भी कैश बैंक बैलेंस है या देनदार का बैलेंस है या स्टॉक का बैलेंस है, ये उसकी कंपनी का खुद का बैलेंस है, उसकी कंपनी की संपत्ति है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा बैलेंस शीट आपको ये कहती है कि केवल उसकी आप संपत्तियां मत देखो, उससे मांगने वालों को भी देखो। तो अब हम आएंगे सेकंड साइड में। सेकंड साइड में आप इसको एक बार इग्नोर कीजिए, इसको आपको नहीं देखना है, सीधा आपको आना है इसमें लोन्स लायबिलिटी। एक व्यापारी को व्यापार अच्छे से रन करने के लिए हो सकता है कि उसने बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर मान लीजिए सेल बढ़ाने के लिए उसने कहीं से लोन ले रखो। तो लोन 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बैंक ओडी अकाउंट, उसने बैंक से सीसी लिमिट ले रखी है, या फिर उसने सिक्योर्ड लोन ले रखा है, सिक्योर्ड लोन जैसे प्रॉपर्टी देकर के लोन ले रखो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने कुछ अनसिक्योर्ड लोन भी ले रखा हो। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, संपत्ति के साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि उसने कहीं से लोन तो नहीं ले रखा है। तो ये पहली हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, लोन्स लायबिलिटी। उसके बाद में आती है दूसरी लायबिलिटी जो कि होती है करंट लायबिलिटी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो व्यापार किया जा रहा है उस व्यापार में कहीं उसकी कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस अमाउंट तो नहीं है जो उसको सरकार को पे करना है या उसने अभी तक पे नहीं किया। इसी तरह सेंट्री क्रेडिटर्स यानी लेनदार जिनसे भी वो माल खरीद रहा है उनको उसने पैसे चुकाए या नहीं चुकाए, उनका बैलेंस कितना पड़ा है ये भी देखना पड़ेगा। और प्रोविजंस कुछ ऐसे पैसे जो उसे चुकाने थे लेकिन अभी तक नहीं चुकाए हैं तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। ओवरऑल बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले एसेट्स की साइड देखना है कि उसकी खुद की संपत्तियां कैसी कितनी है, जो कि 3 रूप में हो सकती है। पहला फिक्स एसेट्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट के रूप में और तीसरा करंट एसेट्स के रूप में। फिर इधर आना है, अब आपको देखना है कि इसके कोई लोन्स तो नहीं है, लोन्स लायबिलिटी चाहे वो बैंक ओडी के रूप में हो, सिक्योर्ड लोन के रूप में हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन के रूप में। फिर इसी तरह उसकी करंट लायबिलिटी भी आपको चेक करनी है। फिर आपको उसकी असल संपत्ति के बारे में पता चलेगा। चलिए अब इसको हम इन सब में डेटा को फीड करते हैं। ठीक है, डेटा हम यहाँ पर फीड करेंगे। लेट्स सपोज कि ये कंपनी है XYZ कंपनी, इसकी बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2024, यानी 31 मार्च 2024 की एक बैलेंस शीट है जो मैंने डेमो के रूप में तैयार की है। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि ये जो कंपनी है इस कंपनी की फिक्स एसेट्स में फर्नीचर इसके पास में 1 लाख रुपए के पड़े हैं, एयर कंडीशनर इसके पास में 2 लाख रुपए के पड़े हैं और कंप्यूटर्स इसके पास में 3 लाख रुपए के पड़े हैं। यानी ये इसकी संपत्ति है, इसके बिजनेस में काम आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह इसकी फिक्स एसेट्स की टोटल वैल्यू जो है इसकी 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख रुपए का इसके पास में फिक्स एसेट्स पड़ा है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट देखने से ये पता चल गया कि इस कंपनी के 6 लाख रुपए फिक्स एसेट्स यानी स्थायी संपत्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं, इसने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ ये भी बैलेंस शीट में आ जाएगा। हमें पता चलेगा शेयर में इसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, म्यूचुअल फंड ने इसमें 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और एफडी और आरडी में इसने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो बैलेंस शीट देखने से हमें यह पता चल जाएगा इसने टोटल 14 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, फिर तीसरी एसेट्स में आते हैं जो कि है हमारी करंट एसेट्स। हमें पता चलेगा कि इसका कैश और बैंक बैलेंस मिलाकर के 5 लाख रुपए हैं। फिर सन्डी डेटर्स यानी इसके जो देनदार हैं वो 7 लाख रुपए के हैं और इसका जो स्टॉक पड़ा है उनकी वैल्यू 9 लाख रुपए है। यानी टोटल इसके पास में 21 लाख रुपए की करंट एसेट्स है। अब हम क्या करेंगे, 21 लाख रुपए इसकी करंट एसेट्स, 14 लाख रुपए इसके इन्वेस्टमेंट और 6 लाख रुपए इसकी फिक्स्ड एसेट्स। तो टोटल इसके पास में तीनों एसेट्स मिला करके 41 लाख रुपए की एसेट्स हैं। तो
किसी शोरूम को देख करके हमने केवल अंदाजा लगाया कि इसके पास में कितनी संपत्तियां होगी, कितना बैंक बैलेंस होगा, कितनी इसके पास में जमीन जायदाद होगी, केवल अंदाजा लगाया, लेकिन एक्चुअल फिगर हमें नहीं पता चला। वहीं जब हमने इसकी बैलेंस शीट देख ली तो हमको इसको एक्चुअल फिगर पता चल गया कि इसके पास में फिक्स एसेट्स कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है और इसकी करंट एसेट चालू संपत्तियां कितनी है, जो कि है 41 लाख की। अब ये तो केवल संपत्ति की बात हो गई। अब हम ये भी देखेंगे कि इसने कहीं से लोन तो नहीं ले रखा है, तो इसलिए हम इसकी सेकंड साइड में आएंगे। तो इस कंपनी ने मान लीजिए कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए या फिर बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन भी ले रखा है, और हमें पता चला कि बैंक की ओडी है इसकी 4 लाख रुपए की, सिक्योर्ड लोन ले रखा है इसने 9 लाख रुपए का, और अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है इसने 5 लाख रुपए का। तो इस तरीके से इसने टोटल 18 लाख रुपए का लोन ले रखा है अलग अलग जगह से। ठीक है, फिर इसकी करंट लायबिलिटी भी हम चेक करेंगे। हमें पता चलेगा कि इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सरकार को 1 लाख रुपए पे करने हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। इससे कुछ लेनदार पैसे मांग रहे हैं जो कि 7 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए लेनदार हैं इसके, और प्रोविजन इसको चुकाने हैं 4 लाख रुपए के। तो हमें यहाँ पर पता चला 7, 4, 11 और 1, 12 लाख रुपए इसके लायबिलिटी के पड़े, करंट लायबिलिटी को जिसको चुकाने हैं। अब यहाँ पर अब इसकी असल पूंजी का पता चलता है कि इसके पास में असल दौलत कितनी है। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें कैपिटल से। इसके पास में एक्चुअल कैपिटल कितनी है, और कैपिटल कैसे निकलती है? एसेट्स से माइनस होती है लायबिलिटी। यानी इस व्यक्ति के पास में 41 लाख रुपए की तो टोटल एसेट्स है, ठीक है, लेकिन एसेट्स होने के साथ साथ में इसमें 18 और 12 30 लाख रुपए की इसकी लायबिलिटी है जो इसको लोन के चुकाने हैं या किसी दूसरी तरीके के चुकाने हैं। तो 41 में से 30 लाख रुपए घटाएंगे तब इसकी लायबिलिटी निकलेगी, इसकी कैपिटल निकलेगी 11 लाख रुपए। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर ये पता चला कि हम ये सोच रहे थे कि इसके पास में मान लीजिए कि 40-50 लाख रुपए की संपत्ति होगी, लेकिन इसके लोन निकालने के बाद में हमें पता चला कि इसकी एक्चुअल संपत्ति पूंजी कैपिटल 11 लाख रुपए ही है। तो ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कहती है कि आप चले किसी भी कंपनी की असेट्स को देखो, फिर उसकी लायबिलिटी को देखो, फिर आपको पता चलेगा कि उसके पास में असल पूंजी कितनी है। तो इस तरीके से ये अमाउंट टोटल यहाँ पर हो जाता है 41 लाख रुपए, और यहाँ पर ये अमाउंट टोटल हो जाता है 41 लाख रुपए, और ये है हमारी बैलेंस शीट। तो ये था हमारा बैलेंस शीट का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इतने प्यार से मैंने आपको समझाया है इस पीपीटी के जरिए, और एकदम ईजीएस्ट मेथड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बैलेंस शीट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।